बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने एक कॉन्सेप्ट कवर करना है, टैक्स ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन या डेफर्ड टैक्स विद कंसोलिडेशन, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपके सामने दो केसेस रख रहा हूँ, ठीक है ना। इन दो केसेस को आपने तरीके से देखना है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने एक एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है जी। अच्छा, एफबीआर ने इसको टैक्स बेस भी असाइन कर दी 100 रुपये की, क्योंकि मैंने एसेट परचेज कैसे पीपी है ये, और सर मैंने इसको 2 दिन के बाद ही उठा के मिस्टर बी को बेच दिया। और जब मैंने मिस्टर बी को ये बेचा ना, तो मैंने मिस्टर बी को से मिसाल के तौर पर बेचा है, इसकी सेलिंग प्राइस है 125 रुपये। तो बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस्टर ए ने कितने रुपए का टैक्सेबल प्रॉफिट अपने पास दिखाया होगा? 25 रुपए का। क्यों? मिस्टर ए ने कहा मैंने 125 में इसको बेचा है, 100 रुपए इसका टैक्स बेस है, एफबीआर की नजर में इसकी वैल्यू 100 रुपए, 25 रुपए का प्रॉफिट आ गया। इस पे इस बंदे ने 40% के हिसाब से 10 रुपए का टैक्स पे कर दिया, ठीक है जी। ए ने ये टैक्स पे कर दिया। बी को ये कितने का पड़ा? 125 का। बी के हिसाब से इस एसेट की कॉस्ट कितनी है? बी के हिसाब से इस एसेट की कॉस्ट जो बनती है वो बनती है कोई 125। अब बताएं सर, इसका टैक्स बेस भी बी के हिसाब से क्या होगा? 125 होगा। ये याद रखना सर, जब एक बंदा एसेट उठा के दूसरे को बेचता है और बेचने पे गेन और लॉस पे जो लॉस क्रिएट होता है उस पर वो टैक्स पे करता है, तो एसेट ट्रांसफर्स को हम कहते हैं, कौन से ट्रांसफर सर? टैक्सेबल ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? टैक्सेबल ट्रांसफर। इस टैक्सेबल ट्रांसफर की निशानी ये कि जब ये बंदा बेच रहा होगा तो सर ये जो बेचने वाला है इस पर प्रॉफिट क्रिएट होगा तो उस पर टैक्स पे करेगा। जो खरीदने वाला है सर, उसके लिए टैक्स बेस अपडेट हो जाएगी। ये वाली टैक्स बेस अब यहाँ यूज नहीं होगी, ठीक है जी। ये टैक्स बेस अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने सर उस पर टैक्स पे, सामने वाले बंदे ने उस पर टैक्स पे किया, इसकी कॉस्ट 125 है तो उसका टैक्स बेस भी 125 होगा। ये याद रखना कि टैक्सेबल ट्रांसफर्स में बेचने वाला टैक्स पे करता है और खरीदने वाले के लिए नई कॉस्ट उसकी टैक्स बेस होती है। डन है? अच्छा जी, अब आए जरा सर, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल और रखता हूँ। केस 2। सर, कंपनी ए के पास एक एसेट पड़ा है जिसकी कैरिंग अमाउंट 100 रुपए, उसका टैक्स बेस भी 100 रुपए। सर, कंपनी बी ने इस कंपनी को अक्वायर किया, इसके एसेट्स अक्वायर नहीं किए हैं, इसके एसेट्स अक्वायर नहीं किए, इस कंपनी के शेयर्स खरीदे। तो बताएं सर, अब कंपनी बी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो क्या कंपनी ए ने ये एसेट टेक्निकली बेच दिया कंपनी बी को? नहीं सर। लेकिन कंपनी ए के इंडिविजुअल स्टेटस अभी भी मौजूद है, वो इंडिविजुअली कंपनी के तौर पे अभी भी ऑपरेट कर रही है। बी ने ए को नहीं खरीदा टेक्निकली, ए के शेयर्स खरीदे, ए का कंट्रोल हासिल किया, ठीक है जी। ये एसेट अभी भी कौन इस्तेमाल कर रहा है? ए इस्तेमाल कर रहा है। ये एसेट बेचा नहीं उसे टेक्निकली बी को, तो सर क्या एसेट ट्रांसफर को मैं कह सकता हूं कि एक नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर है? अब बताएं सर, जब कंसोलिडेटेड बुक्स बनेंगी तो ये एसेट आएगा, ये एसेट उसके अंदर आएगा। मुझे बताएं इस एसेट का टैक्स बेस क्या होगा? अपडेटेड जो बी ने पे किया इसके लिए पैसा, जो कंसिडरेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में पे किए, वो इसके टैक्स बेस होगा? नहीं सर, यहाँ टैक्स बेस अपडेट नहीं होगा। जो सब्सिडरी का टैक्स बेस था वही ग्रुप अकाउंट्स के लिए भी टैक्स बेस के तौर पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि सब्सिडरी ने ये एसेट टेक्निकली बेच के टैक्स पे नहीं किया है, तो इसका टैक्स बेस अपडेट नहीं होगा। इंडिविजुअल अकाउंट्स में जिसका टैक्स बेस है, ये याद रखना, कंसोलिडेटेड बुक्स में भी वो टैक्स बेस उसी तरह आ रहा होगा। ऊपर वाले में टैक्स बेस चेंज क्यों हो गया? 100 से 125 क्यों हो गया? सर क्योंकि बेचने वाले ने इस पर टैक्स पे किया, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, खरीदने वाले ने फिजिकली इस एसेट को खरीदा, पैसे पे किए और 125 रुपए का टैक्स बेस दिखाया। यहाँ खरीदने वाले ने एसेट नहीं खरीदा, कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है जी। एसेट अभी भी किसके पास है? ए के पास है। ग्रुप अकाउंट्स में सर इसका टैक्स बेस क्या ट्रीट होगा? वही पुराना वाला, नया वाला टैक्स बेस नहीं आएगा, ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा। हिराम, हिराम, अब आए जरा सर, मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मासूम लिमिटेड अक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ हारी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2009, ठीक है जी। द फॉलोइंग एसेट्स वर प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ हारी लिमिटेड। इसका टैक्स बेस भी है और इसका फेयर वैल्यू भी, ठीक है। अब देखें यार, जब मैं सब्सिडरी को अक्वायर कर रहा हूँ 100% और मैं उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है कि 1.5 मिलियन हमने कंसिडरेशन पे किया है। ये याद रखना सर, सब्सिडरी की बुक्स में ये सारे एसेट्स अपनी कैरिंग अमाउंट पे आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं ग्रुप अकाउंट्स बनाने जाऊंगा, ये याद रखना सर, हम इन सबको इनकी फेयर वैल्यूज पे लेंगे, तो टेक्निकली ग्रुप अकाउंट्स में ये इन वैल्यूज पे आ रहे होंगे।
लेकिन इनके टैक्स बेस वही पुराने आ रहे होंगे जो सब्सिडी की बुक्स में आ रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इतना बड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सब्सिडरी ने कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं किया। ठीक है जी, अभी तक कुछ भी नहीं किया। ग्रुप अकाउंट्स में पहली दफा डेफर्ड टैक्स बुक होने जा रही है, ये हमेशा हम अज्यूम करेंगे। ठीक है ना, और अगर नहीं होगा इसके बरक्स कोई मामला होगा तो आगे एक सवाल आ रहा है, उसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सब्सिडी की बुक्स में ये एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे आ रहे होंगे, हमने कंसोलिडेटेड बुक्स में फेयर वैल्यू पे लेने। ये टैक्स बेस सब्सिडरी के हिसाब से हैं, ये वो टैक्स बेस है जो सब्सिडरी अपने इंडिविजुअल बुक्स में डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करती है। ठीक है जी, आए जरा सर एक एक करके हम हिसाब किताब स्टार्ट करें सर, आगे जाएं। मुझे सबसे पहले एक बात बताएं सर, मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट यानी ग्रुप के लिए कैरिंग अमाउंट जो इसकी फेयर वैल्यू होगी वो, और उसका टैक्स बेस। ठीक है जी, पहले मुझे बताएं सर है क्या क्या मेरे पास। सर मेरे पास पीपी है। ठीक है जी, दोनों को पीपी को मिला के लिख दूं तो कोई टेंशन नहीं है सर। फिर इन्वेंट्री है सर मेरे पास। फिर मेरे पास सर अकाउंट रिसीवेबल है। फिर मेरे पास सर अकाउंट रिसीवेबल के बाद कैश और अकाउंट पेबल है। कैश है, अकाउंट पेबल है। फिर मेरे पास सर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूंगा सर मेरे पास लैंड और बिल्डिंग और ये अदर जो पीपी सवाल में लिखे हुए आ रहे हैं सर, इनका कंबाइंड कैरिंग अमाउंट कितना है, तो सर इनका कंबाइंड कैरिंग अमाउंट है 9,70,000। ठीक है जी, और इनका कंबाइंड टैक्स बेस है कोई 7 लाख रुपए का। ठीक है जी, और जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है सर कोई 2,70,000 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस, क्योंकि एसेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है। इन्वेंट्री की सर कैरिंग अमाउंट आप सवाल में देखोगे तो 80,000 है, टैक्स बेस 1 लाख। अच्छा ये क्यों टैक्स बेस 1 लाख क्यों सर? क्योंकि हमने इसमें शायद ऑब्सोलीट स्टॉक का प्रोविजन बनाया और टैक्स बेस में चूंकि प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं होते, तो सर मेरे पास यहाँ एसेट का कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया 20,000 का। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1.5 लाख है, सवाल में दिया हुआ इनफैक्ट ये भी 1.5 लाख है, टैक्स बेस भी कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ। कैश हमारे पास सर 1,30,000 रुपए का है, ये भी 1,30 ही है। कैश का टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट हमेशा बराबर होता है। अकाउंट्स पेबल का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमेशा बराबर होगा, लायबिलिटी है ये, टैक्स बेस से डिफरेंस 0। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन की जो कैरिंग अमाउंट है 1 लाख की है, और सर चूंकि ये प्रोविजन है तो सर इसका टैक्स बेस 0 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे कितने रुपए के टोटल नेट एसेट्स मिले हैं इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में, कितने रुपए के टोटल नेट एसेट्स मिले हैं सर तो इन सबको अगर आप एडअप करोगे ना तो सर ये सारे के सारे एडअप होंगे 10,70,000 और अगर मैं इन डिफरेंसेस को एडअप करूं तो ये 1.5 लाख रुपए बनता है। ऐसा टैक्सेबल डिफरेंस बनता है। अब 2 मिनट के लिए ना हम अज्यूम करते हैं, 2 मिनट के लिए हम अज्यूम ये करते हैं कि कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना, कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना तो बताओ सर गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ हमने कितनी कंसिडरेशन पे की है सर इस एंटिटी को खरीदने के लिए, 1.5 मिलियन की। आपको कितने रुपए के नेट एसेट्स मिले इसमें सर? शेयर ऑफ नेट एसेट्स वुड बी 1,070,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मेरे पास गुडविल कितने की आती है, तो आप कहोगे सर 1,070 और 1.5 मिलियन का डिफरेंस, तो ये आता है मेरे पास सर को 4,30,000 रुपए। अब बताएं सर मैं इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा सर? इसकी जर्नल एंट्री उसूलन मुझे पास करनी चाहिए ग्रुप अकाउंट्स में, सारे नेट एसेट्स रिकॉर्ड कर लेने चाहिए 1070 पे। ठीक है जी, मुझे सर कैश क्रेडिट करना चाहिए कितने से सर? 1.5 मिलियन से। इसको मैंने खरीदने के लिए ग्रुप अकाउंट्स में एंट्री पास की होगी, और गुडविल रिकॉर्ड किया होगा कितने का? 4,30,000 रुपए। अब मुझे एक चीज बेसिक ये बताएं सर, बड़ी बेसिक सी एक चीज, अगर मैं डेफर्ड टैक्स बुक करूं तो क्या होगा? एसेट बुक होगा, लायबिलिटी बुक होगी? पहले तो बुक बताओ ये बुक होना चाहिए। हाँ सर बुक होना चाहिए, इस पर हम तफसील से बहस कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अज्यूम कर लो बुक होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, तो मेरे पास डिफरेंस है कितने का? 1.5 लाख का। अब बताओ 1.5 लाख रुपए के डिफरेंस पे मैं रेट लगाऊं। अच्छा रेट किसका लगाऊं, पेरेंट का या सब्सिडरी का? सवाल में रेट दिया, वो कह रहा है कि जनाब हमारे पास जो टैक्स के रेट्स हैं वो है सब्सिडरी का 40%, पेरेंट का 30%। ये याद रखना सर, जो बंदा एसेट ओन करता है, जिसको एसेट चलाना है, जिसको एसेट यूज करना है, जिसके पास ये एसेट मौजूद है, वो एंटिटी कौन है, पेरेंट है सब्सिडरी? सर वो सब्सिडरी है।
पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे, एसेट्स नहीं खरीदे। अभी भी एसेट कौन यूज कर रहा होगा? सब्सिडरी। तो रेट भी किसका यूज होना चाहिए सर इस डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए? सब्सिडरी का। याद रखना सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन में डे 1 पे जो डेफर्ड टैक्स बुक होता है वो सब्सिडरी के रेट से होता है, वो पेरेंट के रेट से नहीं होता। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स बुक होता तो कितने का होता सर? 1.5 लाख इंटू 40% वुड बी 60,000। अब मुझे बताएं सर, आपको नहीं लगता कि टेक्निकली ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी एक लायबिलिटी है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमारे मत्थे पड़ रही है? ऐसा है या नहीं? अगर आप इसको सर एक नई लायबिलिटी ट्रीट करते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से एक नई लायबिलिटी ग्रुप के मत्थे लगेगी, तो सर फिर आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए करना ये पड़ेगा जी, कंसिडरेशन कितने का जी? 1.5 मिलियन का। लेकिन एट द सेम टाइम सर जो मेरे पास नेट एसेट्स हैं अब वो 1070 नहीं होंगे, 60,000 कटने के बाद 1010 होंगे, क्योंकि एक लायबिलिटी है सर। ये लायबिलिटी जो डेफर्ड टैक्स की, ये आपके नेट एसेट्स को क्या कर देगी? कम कर देगी। याद रखना सर, बिजनेस कॉम्बिनेशन पे डेफर्ड टैक्स लाजमी बुक करना है डे 1 की फेयर वैल्यू और टैक्स बेसिस के डिफरेंस पे, और वो उठा के आपने चार्ज ऑफ कर देना। किधर किधर बताएं कैसे रिकॉर्ड कैसे करना है सर? उस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को लायबिलिटी ट्रीट करना है। जैसे ये सर हमारे पास जो सब्सिडरी खरीदी तो लायबिलिटी भी साथ में आई है, इससे हमारे नेट एसेट्स कम हो गए, जिससे हमारे गुडविल की अमाउंट इंक्रीज हो गई। तो बताओ अगर मैं इसकी ग्रुप एंट्री पास करूं तो मैं कहूंगा सर मेरे पास जो टोटल नेट एसेट्स हैं वो 1070। ठीक है जी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को मैं अलग से रिकॉर्ड कर देना, आप चाहो तो इसी में नेट कर सकते हो। 60,000 सर मेरे पास से कैश गया कितने का? 1.5 मिलियन का। और एट द सेम टाइम सर मेरे पास गुडविल आई है कोई 4,90,000 रुपए की। हाँ मेरे बच्चों, तो अगर मैं टेक्निकली देखूं तो सर मेरे पास इफेक्टिवली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आने की वजह से मेरे नेट एसेट्स कम हुए और एज अ रिजल्ट गुडविल इंक्रीज हो गई। ठीक है जी। अब ये दिमाग में रखिएगा सर, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अब रिवर्स कैसे होगी? अब ऐसे रिवर्स होगी सर कि जब सब्सिडरीज को इस्तेमाल करेगी इस एसेट को, तो उसका कैरिंग अमाउंट भी एडजस्ट होता रहेगा और इसका टैक्स बेस भी एडजस्ट होता रहेगा और रिजल्टिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट होती जाएगी। अच्छा जी, आगे क्या होगा? मिसाल के तौर पर सर आप इस एसेट को यूज करेंगे, ठीक है जी, इस एसेट को आप यूज करेंगे तो सीधी सी बात है इससे 9,70,000 रुपए के इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। डिडक्शन एफबीआर से 7 लाख की देगा तो 2,70,000 रुपए के ऐसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे जिसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब आप करंट टैक्स एक्सपेंस बुक करोगे और करंट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो उसी वक्त इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स भी करना शुरू करोगे आप। ठीक है जी। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जैसे जैसे ये एसेट अब इस्तेमाल होते जाएंगे ये रिवर्स होती जाएगी। अब देखिए दिमाग में रखने वाली चीजें हैं क्या आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पे हमेशा डेफर्ड टैक्स बुक करना है। ठीक है जी। और किसके रेट से बुक करना है? रेट आपने इस्तेमाल करना है किसका? सब्सिडरी का। ठीक है जी। दूसरा डेफर्ड टैक्स आपने बुक कैसे करना है सर? फेयर वैल्यूज माइनस टैक्स बेसिस से। ठीक है जी। और आपने इफेक्टिवली सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट को पार्ट बनाना है नेट एसेट्स का, विच विल अफेक्ट गुडविल। ठीक है जी। गुडविल को अफेक्ट करेगी। ठीक। और ये याद रखिएगा अल्लाह के वास्ते कि गुडविल एक एसेट जो आपने बुक किया है ना, इसकी एक सर्टेन कैरिंग अमाउंट है, इसका टैक्स बेस 0 है, एफबीआर नहीं मानता गुडविल को। ठीक है जी। तो इस पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक मत करना, ये एक परमानेंट डिफरेंस है। ठीक है जी। इस पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं होता, क्योंकि अगर आपने इस पर डेफर्ड टैक्स बुक किया, मजीद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की, तो फिर सर गुडविल की कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करोगे गुडविल के ऊपर तो नेट एसेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेट एसेट्स की वैल्यू चेंज होगी तो गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू चेंज होगी तो डिफरेंस फिर चेंज हो जाएगा, फिर आप उस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करोगे, फिर नेट एसेट्स चेंज हो जाएंगे, फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल चेंज हो जाएगी। सर ये याद रखना, ये एक विशेष सर्कल है, आप कभी भी इसमें नहीं पढ़ेंगे। समरी है कि आपने गुडविल के ऊपर कभी भी डेफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है जी। कर लेंगे सर मैनेज।